Jai Hind student, welcome again in second chapter what is democracy and why democracy. स्टूडेंट पहले भी हम इस चैप्टर के बारे में काफ़ी ब्रॉड मीनिंग में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। आज हम इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के टाइप्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में टाइप्स भी होता है, क्योंकि कितनी बार हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी कितनी बार डायरेक्ट वे में हमारे सामने आती है, कितनी बार इनडायरेक्ट वे में समझ में आती है, लेकिन हमें वो सेंस कभी कभी हम उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि डेमोक्रेसी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। चलिए आज इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखना कि टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इट इज़ अ पॉलिटिकल सेटअप वेयर द पीपल देमसेल्फ मेक द लॉज एंड पार्लियामेंट डायरेक्टली इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। आपको जैसे कि इस लाइन से ही समझ में आ गया होगा कि इट इज़ अ पॉलिटिकल सेटअप। जितना भी ये पॉलिटिकल सेटअप होता है वो किस में होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। वेयर द पीपल देमसेल्व्स मेक द लॉज, जहाँ पे लोग क्या होता है अपने आप कानून बनाते हैं, एंड पार्लियामेंट डायरेक्टली इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट क्या करती है, डायरेक्टली फंक्शन करती है। पार्लियामेंट में मतलब यहाँ पे अब लोगों की बात करें, जहाँ पे लोग खुद कानून बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और जितनी भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है उसमें पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। अब ठीक है, अब देखिए, डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन। जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी की ओपिनियन पे लिए जाते हैं, यानी कि बहुमत से लिए जाते हैं। ये नहीं है कि जो भी डिसीजन ले लिया उसको फुल एंड फाइनल कर दिया। यहाँ पे डिसीजन जो होगा वो मेजॉरिटी पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट, it is the suitable for the geographically small countries with less population। लेकिन ये कहाँ के लिए सुटेबल है, जहाँ पे जोग्राफिकल मतलब स्मॉल कंट्रीज़ हैं, थोड़ी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे अगर पीपल भी, क्योंकि वो एक दूसरे के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं, तो वहाँ पे इस तरीके की डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी वो हमें हमेशा देखने को मिलती है और सक्सेसफुल भी रहती है। ठीक, जैसे कि एंशिएंट ग्रीक, रोम एंड इंडिया, मॉडर्न पीरियड स्विट्जरलैंड। रोम एंड इंडिया में भी हमें देखने को, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि लोगों को अपनी ओपिनियन से अपने रूलर को चूज़ करने का और अपने उस डिसीजन को चेंज करने का भी उसके पास राइट होता है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में भी देखिए, अब हमारे यहाँ पे इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी, अब आप डिसाइड करेंगे कि इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो देखिए, इन द मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब मॉडर्न, जैसे आप लोगों को पता ही है कि आज की डेट में हम आधुनिकीकरण में आ चुके हैं, मॉडर्न वर्ल्ड बन चुका है, तो उसमें हम क्या फॉलो करते हैं, उसमें हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। अब ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है, अब इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ द सिस्टम इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव, जो आपके रूलर्स हैं, वो किसके थ्रू चूज़ हो रहे हैं, वो पीपल के थ्रू चूज़ हो रहे हैं, ठीक है। एंड दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑन द पीपल। और जो एक्ट हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है, जितना भी कानून बनाया जा रहा है, वो किसके बिहाफ पे कानून बनाया जा रहा है, वो पीपल के बिहाफ पे। वो रूलर, वो रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए कानून बनाएंगे। आपने सपोज जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव मोदी जी को चूज़ कर लिया, तो आपके बिहाफ पे आपने उनको चूज़ कर लिया कि भाई हमारे बिहाफ पे जितने भी डिसीजन लेंगे वो आप लेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। साफ साफ लिखा भी हुआ है कि इट इज सिस्टम, इस सिस्टम में इन विच द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप लोग चूज़ करते हैं, एंड दे एक्ट यहाँ पे काम से है, यहाँ कानून का मतलब नहीं है, एंड दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और जो लोगों के बिहाफ पे काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए, दे आर सो सेंसिटिव टू
कैटर द नीड एंड ओपिनियन ऑफ द पीपल। अब ये यहाँ पे भाई जब कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो सामने वाले की ओपिनियन का भी ध्यान रखेगा, वो इस तरीके का भी लॉ बनाएगा कि भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो मैं सामने वाले को कोई भी शिकायत का मौका ना दूँ। तो वो सामने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो उसके ऊपर आ जाती हैं। अब इस तरीके की डेमोक्रेसी कहाँ फॉलो होती है? इस तरीके की डेमोक्रेसी आपकी इंडिया, फ्रांस और यूएसए में फॉलो होती है। तो अब आप कहेंगे कि अभी तो मैम आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इंडिया का नाम ले रहे थे, अभी आप इनडायरेक्ट में भी इसका नाम ले रहे हो। तो अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, अब से कुछ समय पहले की बात करें तो लोगों के, और अब के से पहले समय की बात भी करें और आज की भी बात करें तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का डिसीजन को डायरेक्ट वे में भी फॉलो करते हैं और कुछ वे में हम उनको इनडायरेक्ट वे में भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही मैनर में डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब तक हमने बात करी है ओनली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब तक हमने इस सेंस में बात करी है कि बस एक डेमोक्रेसी एक फॉर्म है और उसका जो रूलर होता है वो पीपल के थ्रू चूज होता है, उसमें ये फीचर्स होते हैं। अब हम बॉर्डर मीनिंग यानी कि थोड़ा बड़ा रूप देखते हैं कि डेमोक्रेसी आखिर क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो चलिए, तो अब देखिए इसमें ऑन दिस चैप्टर वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ऑलरेडी हम इसका मीनिंग समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, वो इन द लिमिटेड एंड द डेस्पेक्टिव सेंस। अब इस चीज़ को हम समझ गए हैं कि लिमिट सेंस में डेमोक्रेसी क्या है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा लास्ट वीडियो से कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी हम प्रॉपरली समझ गए कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की ओनली एक फॉर्म है, ना कि एक गवर्नमेंट है। मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। नो, डेमोक्रेसी एक ओनली फॉर्म है जिसके फॉर्मेट से हम गवर्नमेंट को चला रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब इसमें मोस्ट कॉमन जो फॉर्म की बात की गई है उसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव जो आता है, डेमोक्रेसी का जो रिप्रेजेंटेटिव चूज होता है वो किसके थ्रू चूज होता है और वो आपके लिए क्या वर्क करता है, वो आपके लिए क्या डिसीजन लेता है। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है तो टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। देखो अब इसमें क्या लिखा है, इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी। इन द कंट्री, उन कंट्री में हम कहते हैं कि क्या डेमोक्रेसी है कि ऑल द पीपल डू नॉट रूल, जहाँ पे पीपल के लिए कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अ मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑल द पीपल। जहाँ पर मेजॉरिटी अलाउ करती है, मेजॉरिटी को अलाउ किया गया है सारे डिसीजंस लेने को ऑन बिहाफ ऑल द पीपल, सब लोगों के बिहाफ पे डिसीजन जो लिया जाता है। ठीक है, एवरी मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, इवन मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। जो मेजॉरिटी है वो डायरेक्टली रूल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पे किस चीज़, हमारे यहाँ पे जो सिस्टम फॉलो होता है, हमारे यहाँ पे सिस्टम फॉलो होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको पीपल के थ्रू चूज़ किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी में। अब हम बात करते हैं कि इन डेमोक्रेसी मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल दो देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वाई? तो देखिए, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर दैम सो सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। अब इन्होंने कहा है कि ये जो ऊपर हमने अभी बात बताई कि भाई अगर सभी लोगों का ओपिनियन एक ही है, लेकिन क्या सब लोग मिलके डिसीज़न ले सकते हैं? क्योंकि हर किसी की ओपिनियन अलग अलग होती है, हर टाइम पे चेंज होती रहती है। अगर हमारी फैमिली में भी 6 मेंबर्स होते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी भी ओपिनियन एक टाइम पे एक होती है, लेकिन हम देखते हैं सडन उनकी ओपिनियन चेंज हो जाती है, तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो सेम यही सिचुएशन कंट्री के सामने भी आ सकती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लेते हैं हम सिंगल टाइम, और वही रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए डिसीजन लेता है। ओके, अब देखिए, जैसे कि अगर मुझे सड़क की प्रॉब्लम है,
ओके, मुझे सड़क की प्रॉब्लम है कि भाई मेरे घर की सड़क टूटी हुई है, सामने हमारा जो नेबर है वो उनको भी सड़क की प्रॉब्लम है, जो दूसरे नेबर है उनको भी सड़क की प्रॉब्लम है, आगे है उनको भी सड़क की प्रॉब्लम है। तो पता चला कि भाई 7-8 लोगों के घर बने हुए हैं, 7-8 लोग ही बार बार किसके सामने जा रहे हैं, बार बार प्रधान के पास जा रहे हैं या अपने चेयरमैन के पास जा रहे हैं कि हमें सड़क की प्रॉब्लम है, हमें सड़क की प्रॉब्लम है, हमें सड़क की प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होगा, वो चेयरमैन जो है वो भी परेशान हो जाएगा कि भाई एक ही प्रॉब्लम है लेकिन बार बार क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक प्रॉब्लम है तो रिप्रेजेंटेटिव भी एक ही होना चाहिए ताकि सही तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए और उस प्रॉब्लम को समझने वाला भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना रहे। ठीक है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दैट इज़ अ फिजिकली इम्पॉसिबल, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास कोई इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, कि हम सब लोग एक साथ बैठ सकें और सब एक दूसरे की ओपिनियन से हर टाइम एग्री हो। तो फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन, और कलेक्टिव डिसीजन लेना भी इम्पॉसिबल सी बात है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे में जो डिसीजन होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट वे क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन द ऑल डिसीजन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ओनली फिजिकली आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप अपने डिसीजंस को किसी और वे में भी आप अपनी स्किल्स के पार्ट पे या आप किसी और पार्ट पे भी आप डिसीज़न में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, या फिर आप अपनी आरटीआई के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आप अपना गवर्नमेंट से उसकी बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप आरटीआई के थ्रू आप अपना कोई सजेशन दे सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू अपना कोई सजेशन गवर्नमेंट को दे सकते हो, जिसको गवर्नमेंट को अगर लगता है कि वो डिसीजन सही है तो वो उसको फॉलो भी करती है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए क्यों ज़रूरी है, और मेजॉरिटी में अगर लोग डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि एम्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी। ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का कि एम्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी, कि आखिर गुड डेमोक्रेसी का उद्देश्य क्या होता है। तो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बैट। देखिए साफ साफ लिखा है कि एक अच्छी डेमोक्रेसी का उद्देश्य क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी भूखा बेड पर ना जाए, यानी कि सोने के लिए रात में कोई एक सिंगल व्यक्ति भी भूखा ना सोए। ये एक अच्छी डेमोक्रेसी की सबसे पहले जो कहते हैं ना साइन है, वो सबसे पहला साइन यही है। सेकंड बात करता है कि इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन अ डिसीजन मेकिंग। गुड डेमोक्रेसी हम उसको बोलेंगे जहाँ पर एवरी सिटीज़न इक्वल पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग का मतलब कि अगर वोटिंग हो रही है तो हर व्यक्ति की वोट को इक्वल वैल्यू अगर मिली है तो इसका मतलब जो आपने रिप्रेजेंटेटिव अपना चूज़ किया है वो रिप्रेजेंटेटिव आपकी तरफ से डिसीजन ले रहा है, तो इसका मतलब आपने भी उसमें इक्वल पार्टिसिपेट किया। अगर मैं अपना वोट दे रही हूँ और मेरे नेबर भी अपनी वोट दे रहे हैं, चाहे वो कितने भी रिच हों चाहे वो कितना भी पुअर हो, तो दोनों का पार्टिसिपेट इक्वल हुआ। हम दोनों ने एक ही रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया है तो दोनों का पार्टिसिपेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इन द डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन अ डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट। हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के थ्रू लोगों को राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, ऐसे बहुत से राइट्स दिए गए जिससे कि सिटीजन्स के डिग्निटी को मेंटेन करके रखा जा सके, सिटीजन्स इक्वल पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में। वो कब पॉसिबल है, जब सबसे पहली बात है कि हम डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात स्टूडेंट, अगर हमें डेमोक्रेसी को अच्छा बनाना होगा तो हमें अपने राइट्स को भी अवेयर करना पड़ेगा, हमें अपने राइट्स के लिए भी अवेयर होना पड़ेगा, हमें समझना होगा कि हमारे अपने क्या अधिकार हैं। क्योंकि जब तक हमें खुद के राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, हमें क्या पता होगा कि हमारे लिए कौन सही है कौन गलत है। आपके सामने 4 से 5 रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, आपको यही नहीं पता कि कौन रिप्रेजेंटेटिव कैसा काम करेगा। जब तक आपको
ये नहीं पता होगा कि मेरे अधिकार क्या हैं, मेरे लिए कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बेटर है, तब तक आप कोई अच्छा डिसीज़न नहीं ले सकते। तो इसीलिए बेटर होगा कि हम लोगों को शिक्षित होना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। जब वोट डालनी चाहिए तो हमें बहुत ही सोच समझ के वोट अपना कास्ट करना चाहिए कि हमें अपना वोट किसको देना है, क्योंकि जो वोट होता है उसी पे हमारे फ्यूचर के 5 ईयर्स डिपेंड होते हैं। क्योंकि सिर्फ इस चीज़ से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सिर्फ चाय लेके हम बैठे होते हैं और हम ये बोलते हैं कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार जो बनी है वो आप और हम लोगों से मिलके बनी है। तो सरकार किस तरीके से चूज़ करनी है, कौन सी सरकार बनानी है, क्या काम करना है, वो हम पे भी डिपेंड करता है। तो सिर्फ स्पीच से या किसी के कोई आपको थोड़ा सा कोई आपको कह रहा है कि भाई मैं आपको लड्डू दे रहा हूँ या मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल दे रहा हूँ या मैं आपके लिए ये काम करूँगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसेस पे मत जाइए। आप खुद सोच ये समझिए कि कौन सा क्या चीज़ है, क्योंकि अगर अच्छी डेमोक्रेसी लेके आनी है तो सबसे पहले हम लोगों को शिक्षित होना होगा, हम लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानना होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को या किसी को भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।